नमस्कार। सुजुस के खास कार्यक्रम 41 जिले 41 खबरों में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। इस खास पेशकश में हम लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की महत्वपूर्ण खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए बात करेंगे खबरों पर विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार ने मां योजना में पहली बार आयुर्वेद को किया शामिल। आयुर्वेद अस्पतालों में भी मरीजों का होगा निःशुल्क इलाज। टोंक जिले का थड़ोली गांव बनेगा मिनी इजराइल। किसानों को सस्ती दर पर मिलेंगे फलदार पौधे। भजनलाल सरकार की बजट घोषणा के तहत नदबई में 25 नई सड़कों का होगा निर्माण। गाँवों की शहरों से कनेक्टिविटी होगी बेहतर। यूविन ऐप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ और आसान। अब ममता कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनी 11/33 केवी सब स्टेशन का मेडिकल कॉलेज परिसर में लोकार्पण किया। इस सब स्टेशन से आसपास के इलाकों को अच्छी और लगातार बिजली मिलेगी। मंत्री श्री यादव ने पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने की सलाह दी, जिससे लोग अपने बिजली बिल कम कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी कमा सकते हैं। वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान के विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने पदमपुरा गांव में तालाब की मरम्मत के काम का शिलान्यास किया। यह तालाब 1 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसकी पानी भरने की क्षमता 12 मिलियन घन फीट होगी। सभा में मंत्री ने कहा कि काम पूरा होने के बाद यह तालाब गांव का सबसे सुंदर और उपयोगी तालाब बनेगा। इससे आसपास के खेतों की सिंचाई में मदद मिलेगी, भूजल स्तर बढ़ेगा और जानवर पक्षियों को पीने का पानी भी मिलेगा। तालाब के चारों ओर पेड़ लगाए जाएंगे और इससे पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित भी किया जाएगा। शुद्ध पानी छन करके यहाँ आएगा, वो आपके उपयोग में होगा। ये पानी केवल जानवरों के पीने के काम ही नहीं आएगा, ये पानी जमीन में रिचार्ज होगा, यानी नीचे जाएगा, ताकि अपनी जो खेती योग्य जमीनें हैं उसमें नमी होगी और नमी होने के कारण से हमारी फसलें भी अच्छी होंगी। ये कई काम इससे होने वाले हैं। जंगली जानवरों को जो पानी नहीं मिलता है वो भी आकर के यहाँ इससे अपनी प्यास बुझाएंगे। और अभी तक नहाने धोने की प्रॉब्लम रहती थी गांव वालों को, और जैसे मैं छोटा था देखता था कई तालाबों में नहाते थे लोग, कूदते थे, और थोड़ा कम हो गए। पर पदमपुरा के लोगों के लिए तो 50 साल पुरानी बात में याद आ जाएगी कि घाटों पर बैठ के कूद के तालाब में तैर करके स्नान क्या करेंगे, उनको भी मैं सबको बधाई देता हूँ। अलवर जिले में रूपारेल नदी को फिर से जीवित करने की पहल की जा रही है। जल संकट को देखते हुए सरकार ने नदियों का पुनर्जीवन योजना के तहत इसे फिर से बहाल करने का फैसला किया है। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने अधिकारियों के साथ नदी का निरीक्षण कर जलकुंभी हटाने और बांध तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार ने बजट भी मंजूर किया है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि रूपारेल नदी के सभी प्रवाह मार्ग को ठीक करना हमारा उद्देश्य है और नई योजना ईआरसीपी के तहत एनीकट बनाकर उन्हें भी रूपारेल नदी में जोड़ने का प्रयास है। तो ऐसा है कि रूपारेल नदी का पुनर्जीवन ये हमारा विषय है और रूपारेल नदी का पुनर्जीवन के लिए इसके नदी के सभी प्रवाह मार्ग को ठीक करना ये एक बड़ा उद्देश्य है। जहाँ छोटे छोटे चैनल से नदी आती है वो पानी है, वो उद्देश्य है। और एक जो बड़ी योजना है जो ईआरसीपी योजना के अंतर्गत भी हम लोग नए एडिकेट बनाकर ईआरसीपी का पानी लाके पार्वती काली सिंह और रूपारेल में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसके लिए डीपीआर तैयार करने का एक बृहद लक्ष्य है। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए इस निरीक्षण को प्लान किया गया था। जो जलकुंभी हो रही है आज पूरे एरिया को देखा गया, इसको हटाने के तुरंत निर्देश दिए जाएंगे। यूआईटी द्वारा डब्ल्यूआर द्वारा इसको साफ किया जाएगा। साथ ही पूरे जो ये चैनल है जो रूपारेल की नदी है, इसके लिए राज्य सरकार की योजना आई हुई है कि इसका डीपीआर बने, इस पूरी नदी को पुनर्जीवित करने का। राजस्थान सरकार में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। अभी भजनलाल 3 दिन पहले दौरा किया है अलवर जिले का। यहाँ पे हमारे राजस्थान में जो नदियाँ सूखी पड़ी थी उनको पुनर्जीवित करने का कार्य उन्होंने राजस्थान सरकार ने दिया है, जो अभी जिला कलेक्टर के आदेश से 3 दिन पहले 12
रूपारेल नदी का निरीक्षण किया, जिसमें जलकुंभी की सफाई के लिए 1.5 करोड़ का उन्होंने फंड दिया है। हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा इस बजट में रूपारेल नदी के विकास के लिए, पानी को भरने के लिए 1.5 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिससे ये पानी नटनिका बारा से जैसलमेर तक एक एक बूंद पहुंच जाए, जिससे आम किसानों का भला हो, पानी का जल स्तर बढ़े, अलवर जिले में पानी की समस्या दूर हो। ये जो काम हो रहा है, जो सही भजन लाल जी कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, ये हमारे पानी के लिए, व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। और जो हमारी रूपारेल नदी, ये दोनों नदी जयसमंद की तरफ आ रही, ये सभी गाँव में इनमें सिंचाई होती थी और गांव इससे किसानों का पालन पोषण होता था। इससे टोंक जिले के टोडरराय सिंह की थड़ोली गांव में बागवानी नवाचार केंद्र बनाया जा रहा है, जिसे मिनी इजराइल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस केंद्र के लिए सरकार ने 20 लाख रुपए मंजूर किए हैं। पहली किश्त से पॉली हाउस बन चुका है। यहाँ संतरा, मौसमी अमरूद, थाई लेमन, खजूर और चीकू जैसे पौधे उगाए जा रहे हैं। ये पौधे टोडरराय सिंह, मालपुरा और केकड़ी क्षेत्र के किसानों को सस्ती दर पर मिलेंगे। इससे किसानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और पौधों का नुकसान भी कम होगा। यह केंद्र कृषि नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। भजनलाल सरकार की बजट घोषणा के अनुसार नदबई विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ की लागत से 25 नई सड़कों का निर्माण होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनेंगी और विकास की रफ्तार तेज होगी। नदबई के पीडब्ल्यूडी खंड में 12 और वैर खंड के उच्चैन क्षेत्र में 13 सड़कों का निर्माण होगा। घोषणा के बाद विभाग ने काम शुरू कर दिया है और गाँव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इससे पहले भी नदबई क्षेत्र में कई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिससे गांव को जोड़ने का काम जारी है। वर्ष 2025-26 में हाल विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक की सड़कें दी गई थी। उसी के फलस्वरूप नदबई विधानसभा में 25 सड़कें स्वीकृत होकर आई है, जिनमें से 12 सड़कें नदबई सानीबी उपखंड में हैं और 13 सड़कें वैर उपखंड के अंदर स्वीकृत होकर आई हैं, जिनकी निविदाएं आमंत्रित की जाके कार्य आदेश वित्तीय स्वीकृति होने के बाद दिए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अब पहली बार आयुर्वेद को भी शामिल किया गया है। इसके तहत मरीज आयुर्वेद अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करवा सकेंगे। अब 20 तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए भी इस योजना में कवर होगा। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी जैसे आधुनिक तकनीक को भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 39 नए पैकेज भी शामिल किए गए हैं। कोरोना के बाद लोगों में आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ी है, इसलिए अब एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक इलाज भी उपलब्ध होगा। ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसके अंदर जो आयुर्वेदिक के पैकेज है वो भी काफ़ी इसमें शामिल किए गए हैं अभी वर्तमान सरकार द्वारा, क्योंकि अभी जो एक चिकित्सा में देखा गया है कि आयुर्वेद का भी एक अपना रोल है और ये बहुत ही अपनी एक पौराणिक चिकित्सा पद्धति है। तो इसका एक लाभ देने के लिए ये एक अच्छी व्यवस्था इस महायोजना में आयुर्वेद को शामिल करके और की गई है। तो इसके तहत इसमें कई तरह के इलाज अपने हो सके। राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने यू-वन ऐप शुरू किया है, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण आसान होगा और डिजिटल हो गया है। अब ममता कार्ड की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आधार नंबर और मोबाइल से यह जानकारी मिलेगी कि कौन से टीके लग चुके हैं और कौन से बाकी हैं। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी अस्पताल में टीकाकरण कराया जा सकता है और मोबाइल पर समय समय पर अलर्ट भी मिलेगा। कोरोना के समय चलाए गए कोविन पोर्टल को अब यू-वन में बदला गया है। अब ना लाइन में लगना, ना परेशान होना, सिर्फ एक क्लिक में टीकाकरण की पूरी जानकारी मिलेगी। भजनलाल सरकार बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाने का काम कर रही है। अब सरकार ने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना शुरू की है। इसमें राज्य की छात्राओं को कृषि पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना बेटियों को सशक्त बनाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी मजबूत बनाएगी। बयाना के कृषि विभाग की सहायक निदेशक श्री हरभान सिंह जाटव ने बताया कि यह योजना खासकर गरीब और कमजोर परिवारों की उन छात्राओं के लिए है जो कृषि में पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती हैं। राजस्थान सरकार राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए 11वीं
और 12वीं में प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। इसके बाद यदि कोई छात्रा कॉलेज में जाती है, राजकीय कॉलेज में एडमिशन लेती है, तो ग्रेजुएशन के लिए प्रतिवर्ष 25,000 रुपये 4 वर्ष के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार यदि कोई छात्रा पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो उसके लिए भी प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है, सराहनीय कार्य है। इससे छात्राओं में कृषि के प्रति रुचि बढ़ रही है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे बढ़ावे के लिए, प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जैसे दीदी योजना, लाडो योजना, सुकन्या, काफ़ी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लिए सरकार ने सुविधाएं प्राप्त की हैं महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। अजमेर की जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अब चिकित्सा कर्मियों को हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाया जाएगा और वैक्सीन सरकार की ओर से दी जा रही है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि हर साल करीब 50 लाख स्वास्थ्य कर्मी इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, जिससे लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यह वायरस मरीज के खून, सुई आदि से फैलता है और स्वास्थ्य कर्मियों को इससे संक्रमित होने का खतरा आम लोगों से 10 गुना ज्यादा होता है। हेपेटाइटिस बी अवेयरनेस के तहत, इसके प्रोग्राम के तहत हमारे यहाँ पर जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनके हेपेटाइटिस बी का क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, इसके लिए हमने एक ड्राइव करेंगे जिसको 27 मई और 27 जून को हमारे जितने भी नर्सिंग कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं, जो कि डाइट डील करते हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, इनको निःशुल्क हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सर क्या है हेपेटाइटिस बी, क्या है पूरा? हेपेटाइटिस बी वायरस होता है जो कि लीवर में इन्फेक्शन फैलाता है, जिससे हेपेटाइटिस और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस या कैंसर होने की संभावना बन जाती है। इसका इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे पास पूरा जिला स्तरीय यहाँ पर एक क्लिनिक हुआ है जिसको कि डॉक्टर मुनीश हमारे यहाँ पर नोडल ऑफिसर हैं, उसको रन करते हैं। उन्हीं के द्वारा ये सारा संचालित किया जाता है। पहले ये देखा जाता था कि काफ़ी बार जो नर्सिंग स्टाफ है जो डायरेक्ट डील करते हैं वो इन्फेक्ट निडल प्रिक इंजरी की वजह से इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो इस वजह से आदरणीय प्रिंसिपल सर के निर्देश अनुसार हमने जो पैरामेडिकल और जो नर्सिंग कर्मी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर, सभी का निःशुल्क वैक्सीनेशन करवाने का प्रोग्राम चला था, जो जिनकी सर ने जैसे कि बताया कि 27 मई को पहली डोज लगेगी और सेकंड डोज 27 जून को लगाई जाएगी। भोपाल सागर पंचायत समिति में 15 लाख रुपए से बने महाराणा प्रताप सभागार का उद्घाटन सांसद श्री सीपी जोशी एवं विधायक श्री अर्जुन लाल जिनगर ने किया। सांसद श्री जोशी ने कहा कि भजनलाल सरकार का मकसद क्षेत्र का पूरा विकास करना है और हर नेता विकास की चिंता करता है। विधायक श्री जिनगर ने भी लोगों को संबोधित किया। लोकार्पण के बाद सांसद और विधायक ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के 29 मई को होने वाले महाराणा प्रताप, पन्नाधाय और भील योद्धा की मूर्तियों के अनावरण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। वीर धरा पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा आ रहे हैं। यहाँ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोग जोश और उत्साह से माननीय मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए लगे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण करने, और यहाँ आज उसी निमित्त तैयारी बैठक भी थी। मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी होगा और भोपाल सागर की धरती पर पहली बार कोई प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आएंगे। आहोर क्षेत्र के रोडला गांव में आखरिया चौक से
चौपा नाड़ी धाम तक पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। इसका विधिवत शिलान्यास आहोर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित और जलदाय विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। विधायक ने शिलालेख पट्टिका का अनावरण कर इस काम की शुरुआत की। चौपा नाड़ी धाम एक धार्मिक स्थल है जहां मेले और भक्तों की आवाजाही होती रहती है। इस पाइपलाइन से अब वहां नर्मदा का मीठा पानी उपलब्ध होगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में टोंक जिले के पशुपालकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहां 43,350 पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य था, लेकिन 51,404 आवेदन मिले। योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट का बीमा किया जा रहा है। राज्य में कुल 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दुधारू पशुओं के बीमे किए जाएंगे। एक जन आधार कार्ड के अंदर 2 दुधारू पशु, चाहे 2 गाय हो, 2 भैंस हो, 1 गाय हो, 1 भैंस हो, और 10 बकरी या 10 भेड़ या 1 ऊँट की यूनिट है। इनके हमारे को टारगेट दिए गए थे सरकार द्वारा 43,350, जो कि 100% अचीवमेंट कर लिए गए हैं। अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर जो है हेल्थ सर्टिफिकेट बन करके पॉलिसी जनरेट हो जाएगी, तो पशुपालक को पॉलिसी दे दी जाएगी। पॉलिसी बनने के 21 दिन के अंदर 21 दिन के बाद अगर पशु की डेथ होती है तो दुधारू पशु के 40,000 का क्लेम दिया जाएगा। भजनलाल सरकार ने सोजत सिटी के राजकीय अस्पताल में डायलिसिस मशीन शुरू कर दी है। अब सोजत और आसपास के मरीजों को डायलिसिस के लिए पाली या जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। यह सेवा हफ्ते में 2 दिन बुधवार और शनिवार को मिलेगी। पीएमओ डॉक्टर राजेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 2 डायलिसिस मशीनें दी हैं जो पीपीपी मोड पर चलेंगी। यह सुविधा मरीजों को पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगी। पाली के मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में जिला उद्योग विभाग ने एक निवेश कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत हुई। इसमें कलेक्टर श्री LN मंत्री ने सरकार की योजनाओं की तारीफ की और उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यशाला में MSME ODOP निर्यात नीति जैसी योजनाओं की आसान भाषा में जानकारी दी गई। खास तौर पर टेक्सटाइल उद्यमियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बताई गई। इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया। राजस्थान में 8वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री श्री बदन दिलावर ने पाली जिले के रानी ब्लॉक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिणाम घोषित किया। इस साल कुल 12,22,369 छात्र पास हुए हैं और परिणाम 96.66% रहा। परीक्षा 20 मार्च से 2 अप्रैल तक हुई, जिसमें 12,64,618 छात्रों ने भाग लिया। परीक्षा का आयोजन जिले स्तर पर डाइट्स के माध्यम से हुआ और कॉपियां भी वहीं जांची गईं। छात्र अपना रिजल्ट शिक्षा विभाग की वेबसाइट शाला दर्पण और PSP पोर्टल पर ग्रेड शीट के जरिए देख सकते हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें और लोगों को जागरूक करें। वे कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईवे और अन्य सड़कों पर जहां दुर्घटना होने की संभावना है, उन जगहों को चिन्हित कर जरूरी कदम उठाए जाएं। साथ ही वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि हादसों से बचा जा सके। रोड सेफ्टी मीटिंग थी, जिसके अंदर जो अपने नेशनल हाईवे पे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसके रिवेलिएशन के लिए जो फ्लाईओवर्स वगैरह हैं जो बनाने में, ताकि वो ब्लैक स्पॉट्स का रिजोल्यूशन है। इसके अलावा बारिश के समय में जो नाले जो है ताकि साफ हो, ताकि रोड्स का पानी ना लगे। इसके अलावा पशुओं का, बिकॉज बारिश के समय में आवारा पशु जो रोड के ऊपर आ जाते हैं, उसका रिजोल्यूशन के लिए डायरेक्शन दिए गए सभी रोडों में एजेंसी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आमजन को बेहतर और तुरंत इलाज देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने अस्पतालों का अचानक निरीक्षण किया। वैर क्षेत्र के अलग अलग गांवों में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। जहां कमियां पाई गईं, वहां अधिकारियों ने नाराजगी जताई और सुधार के लिए निर्देश दिए। जो कर्मचारी गैर हाजिर मिले, उन्हें नोटिस देने की बात कही गई। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश ने बताया कि सरकार चाहती है कि बजट में की गई स्वास्थ्य संबंधी घोषणाओं का
पूरा लाभ जनता तक पहुंचे। सवाई माधोपुर में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन और उद्योग विभाग ने आशीर्वाद गार्डन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें सरकार की 8 नई योजनाओं और नीतियों की जानकारी निवेशकों और उद्यमियों को दी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव बुरानिया ने बताया कि सरकार जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और निवेशकों को हर संभव सहयोग मिलेगा। महाप्रबंधक श्री सुग्रीव मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास कर रहा है। सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी नीतियां जारी की गई हैं, जैसे MSME पॉलिसी है, ODO की पॉलिसी है, MSME पॉलिसी है और योजना जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है जो विभाग के माध्यम से, इनके प्रचार प्रसार के लिए कार्यशाला रखी गई ताकि उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास हो सके, साथ में युवाओं को एवं अन्य बेरोजगारों को रोजगार मुहैया हो सके, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अब फल और सब्जियों की जांच प्रयोगशालाओं में की जाएगी। इसी के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजस्थान में 7 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है। अजमेर जिले में भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने फल बेचने वाले दुकानों, गोदामों और रिटेल होलसेल बाजारों की जांच की। साथ ही परबतपुरा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में केले पकाने के राइपनिंग चैम्बर्स की भी जांच की गई। केले, आम, पपीता, तरबूज और खरबूजे के नमूने लिए गए। यह अभियान 30 मई तक चलेगा। गर्मी और तेज धूप को देखते हुए भजनलाल सरकार की मदद से बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने उपखंड अधिकारी से 2 अस्पतालों का औचक निरीक्षण कराया। उपखंड अधिकारी श्री दयानंद रुयल ने दोनों अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की, दवाइयों की जाँच की और वार्डों में मरीजों से बातचीत की। सफाई, पानी, पंखे और कूलर की व्यवस्थाएं भी देखी। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि गर्मी में अस्पताल की सभी सुविधाएं ठीक से चलती रहें। हीट वेव को देखते हुए जो गर्मी का मौसम चल रहा है, राज्य सरकार के मंशा अनुसार जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि प्रत्येक PHC, CHC उप जिला अस्पताल है, उनका नियमित निरीक्षण किया जाए। तो जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों की अनुपालना में मैंने उप जिला अस्पताल लूणकरसर का निरीक्षण किया। वहाँ हीट वेव के लिए हमने 4 कमरे चिन्हित कर रखे हैं, AC भी है और ठंडे पीने के पानी और जो मरीजों के साथ में आते हैं उनके बैठने की भी व्यवस्था है। CHC कालू में भी हीट वेव के बचाव के लिए हमने 4 कमरे चिन्हित कर रखे हैं, AC लगा रखी है और ठंडे पेयजल की व्यवस्था और साथ में आने वाले लोगों के लिए बैठने की भी व्यवस्था है और पूरे स्टाफ को सजग रह करके काम करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब वंचित परिवार ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर रहे हैं। जिला रसद अधिकारी श्री विजय सिंह ने बताया कि इन आवेदनों की जांच अधिकारियों द्वारा की जा रही है। योग्य परिवारों के नाम उपखंड अधिकारियों को भेजे जाते हैं जो उन्हें योजना में शामिल करते हैं। अब तक 11,137 परिवारों ने आवेदन किया है, जिनमें से 5,057 परिवारों को पात्र सूची में शामिल किया गया है। 222 आवेदन रद्द किए गए हैं। बाकी 5,063 आवेदन में गलत जानकारी या जरूरी दस्तावेज नहीं होने के कारण वापस भेजे गए हैं ताकि वे सुधार कर फिर से आवेदन करें। बिंगू विधानसभा के गंगरार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,782 घरों की मंजूरी दी गई। सांसद श्री CP जोशी और विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे। यह योजना सबका साथ सबका विकास का हिस्सा है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखती है। गंगरार क्षेत्र में 1,834 घरों का लक्ष्य था, जिसमें से 1,782 मंजूर हुए हैं। सांसद और विधायक ने योजना के फायदे बताए। कार्यक्रम में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और लाभार्थी मौजूद रहे। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले 2,10,093 पेंशनधारियों में से अब तक 1,87,485 ने अपना वार्षिक सत्यापन करवा लिया है, लेकिन 22,608 पेंशनधारियों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है। सरकार ने इन्हें 31 मई तक सत्यापन करवाने का आखिरी मौका दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री हेमंत सैनी ने बताया कि पेंशन पाने के लिए हर साल वार्षिक सत्यापन जरूरी होता है, इसलिए पेंशनधारियों को समय पर अपना सत्यापन करवाना जरूरी है। देखिए, डूंगरपुर जिले में जो टोटल पेंशनर्स है विभिन्न श्रेणी के, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हो
चाहे कल्याणी पेंशन की लाभार्थी हो, चाहे दिव्यांगजन लाभार्थी हो, कुल मिला के 2 लाख से ऊपर के पेंशन लाभार्थी हैं डूंगरपुर जिले में। वो भी पिछले गत वर्ष नवंबर 2024 से हम इस वार्षिक सत्यापन के कार्य में लगे हुए हैं और अब तक 90% से ऊपर के अभी सत्यापन हो चुका है। कुछ एक अभी भी 22,608 पेंशन की जो सत्यापन है वो अभी शेष है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर जनता की शिकायतों का जल्द और अच्छी तरह से समाधान करें। डॉक्टर गावड़े ने कहा कि जन सुनवाई में आई समस्याओं का समय पर और संतोषजनक समाधान करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। साथ ही समाधान के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लें। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने और जन सुनवाई को हर गुरुवार को अच्छे से आयोजित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि हर विभाग ऐसा काम करे जिससे आम लोगों को सीधा फायदा मिले। इस दिशा में जिला परिषद सीईओ श्री ए सोमनाथ ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है चंद्र ज्योति अभियान। इस अभियान का मकसद छात्रों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाना है। सीईओ ने बताया कि अगर बच्चे शुरू से ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें तो देश में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इस अभियान में छात्रों को किताब का पहला पन्ना पढ़ाया जाएगा जिसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी होती है। एक सिंपल इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था किताब का पहला पन्ना। बट जैसे जैसे ये आइडिया बढ़ती गई, किताब का पहला पन्ना इसलिए सिलेक्ट करा कि ये किताब का पहला पन्ना जिसमें भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है। बट मैंने पहले कुछ टीचर से बात करी, किसी को इसके बारे में मतलब इतने डिटेल में अवेयरनेस नहीं थी या फिर हाँ सर है बट वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता था, हमने भी कभी पढ़ा नहीं ना पढ़ाया। फिर बच्चों का भी वही रिएक्शन था बहुत बार कि सर हमने प्रेयर असेंबली में पढ़ा बट उसके बारे में वो इतनी सजगता नहीं। तो मैं चाहता था कि भारत देश का आत्मा इसमें बैठता है, भारत के संविधान में, और संविधान का आत्मा उद्देशिका है। तो इस मोटिवेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें बड़ा अभियान लॉन्च करने का सोचा, उसका नाम चंद्र ज्योति अभियान दिया, जिसमें मेरा पहला पर्पज है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप कैसे बने, सिटीजन्स कैसे बनेंगे, सजग नागरिक जो अपनी जिम्मेदारी भी जानते हैं, अपने कर्तव्य भी जानते हैं। तो ऐसे नागरिक बनाने के लिए हमने 5वीं से लेके सब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, फिर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों से बात करने लगे। फिर इसमें अलग अलग इंटरवेंशन प्लान किया। पहले तो स्कूलों में जाके मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं बोला बट ये कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं, मैं कितने स्कूलों में जा पाऊंगा, जिसको अभियान की तरह कर लिया। फिर पहले 50 स्कूल ले लिए, फिर उसके बाद 100 स्कूल लिए। ऐसे करते करते हमने 200-250 स्कूलों में इसकी आउटरीच करे। फिर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि राजस्थान के लोगों को शुद्ध और मिलावट रहित आहार मिले। इसी लक्ष्य के तहत राज्य में शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत जिले का खाद्य सुरक्षा विभाग भी लगातार सतर्क है और मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में सब्जी मंडी में जांच की गई जहां फलों और सब्जियों के 14 सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार ने बताया कि कैल्शियम कार्बाइड से फल पकाना कानूनी रूप से गलत है। व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि मिलावट से बचें, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के निर्देश अनुसार समस्त राजस्थान में शुद्ध आहार एवं मिलावट परवार अभियान संचालित है। इसी के तहत एक विशेष 7 दिवसीय अभियान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की निरीक्षण का चलाया जा रहा है, जिसमें ये अभियान दिनांक 24 से लगातार 30 मई तक चलाया जाएगा। उसके तहत निरीक्षण किया जा रहा है कि भाई ये जो फ्रूट्स को पकाते हैं ये कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन गैस से ना पकाएं, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रतिबंधित है एवं ये जो एसिटिलीन गैस है ये हानिकारक भी है सेहत के लिए। तो इसी के तहत अभी अपन ने करीब 14 नमूने विभिन्न फलों के इकट्ठे किए हैं, जिनको प्रयोगशाला में भेज रहे हैं। अगर वो उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो पकाने वाले लोग हैं ज़िले में, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कैल्शियम कार्बाइड से और एसिटिलीन गैस से ये फलों को नहीं पकाएं। ये जन स्वास्थ्य की सेहत के लिए हानिकारक है। और जो एथिलीन गैस जिसको अलाउ किया गया है अधिनियम के हिसाब से, उसी से फलों को पकाने का काम करें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान सरकार ने कृषि मंडियों में काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों की मदद के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मंडियों में काम करने वाले हम्माल, तुलारा और पल्लेदारों को उनके बच्चों के जन्म, पढ़ाई, शादी और इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य इन श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं देना और उनका जीवन स्तर सुधारना है। बारां जिले के अंता में नशा मुक्ति अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य युवाओं और आम लोगों को नशे की बुराइयों और उसके नुकसान के बारे में जानकारी देना है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर फातिमा सुल्ताना ने बताया कि इस केंद्र के जरिए लोगों को नशे से बचने के तरीके भी बताए जाएंगे ताकि वे एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकें। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक हुई। बैठक में हर घर नल योजना, जल परियोजनाओं की प्रगति और नल कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इंद्रगढ़ पेयजल योजना के काम जल्दी पूरा करने और जिन गांवों में सभी घरों में नल कनेक्शन हो गए हैं उनके प्रमाण पत्र पोर्टल पर जल्द अपलोड करने के निर्देश दिए। साथ ही गर्मी को देखते हुए साफ और पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। राज्य सरकार की नई योजनाओं और नीतियों की जानकारी देने के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें चूरू जिले के उद्योग संघों, उद्यमियों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उद्योग महाप्रबंधक श्री उजाला ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एमएसएमई सेक्टरों को मिलने वाले लाभों जैसे स्टाम्प ड्यूटी में छूट, ब्याज अनुदान और बिजली शुल्क में राहत की जानकारी दी। कार्यशाला में एमएसएमई पॉलिसी 2024, ओडीओपी नीति, निर्यात संवर्धन नीति और क्लस्टर विकास योजना की भी जानकारी दी गई। रीको क्षेत्रीय प्रबंधक श्री यशपाल सिंह ने रीको क्षेत्र में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया और डायरेक्ट अलॉटमेंट नीति के बारे में बताया। इस आयोजन में उद्योग से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल हुए। राजस्थान सरकार गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करती है ताकि वहां रहने वाले पशुओं को अच्छी देखभाल मिल सके। इस काम में पशुपालन विभाग और स्थानीय अधिकारी शामिल होते हैं। वे गौशालाओं में चारा, पानी, साफ सफाई और छाया जैसी सुविधाओं की जांच करते हैं। इसी बीच बागीदौरा तहसीलदार श्री देवचंद बुनकर ने बागीदौरा में देवोदय पशु संवर्धन संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की साफ सफाई, पानी और छाया की व्यवस्था देखी और सुधार के सुझाव दिए। उन्होंने गौशाला संचालकों को पशुओं के संतुलित आहार, टीकाकरण और दवा के बारे में भी जरूरी जानकारी दी। भजनलाल सरकार बाल विवाह रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। करौली में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत विभिन्न संगठनों ने लोगों को बाल विवाह के नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए कई जागरूकता शिविर आयोजित किए। एक्शन एड यूनिसेफ के जिला समन्वयक श्री दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग और एक्शन एड यूनिसेफ मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य करौली जिले को बाल विवाह से मुक्त बनाना है। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार सभी विभागों को साथ मिलकर काम करने के लिए जिला कलेक्टर श्री हेमराज परिडवाल ने निर्देश दिए। एडीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जरूरी सेवाओं की समीक्षा बैठक हुई। गर्मी के मौसम को देखते हुए शहरों और गांवों में पानी की सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री प्रकाश चंद मीना को निर्देश दिए गए ताकि गर्मी में कहीं भी पानी की कमी ना हो। भजनलाल सरकार ने रामदेवरा जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए नई रेल सेवा शुरू की है। यह सेवा खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई है जो लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन के लिए रामदेवरा मेले में जाते हैं। यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सुविधा मिले, इसलिए यह विशेष रेल सेवा शुरू की गई है। जोधपुर से रामदेवरा और फिर वापस जोधपुर तक यह स्पेशल ट्रेन 28 मई को एक ट्रिप के रूप में चलेगी, जिससे मेले के समय यात्रियों को सफर में आसानी होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अजमेर में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की। इसमें कई पदों पर पदोन्नति के फैसले लिए गए। शिक्षा मंत्री श्री बंदन दिलावर ने सभी को बधाई दी और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देने की उम्मीद जताई। यह पदोन्नतियां राज्य की शिक्षा व्यवस्था में रिक्त पदों को भरने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की सुनिश्चितता की दिशा में सकारात्मक कदम है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने दलोट पंचायत समिति की रायपुर ग्राम पंचायत का दौरा किया और जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम समय पर पूरे हों, अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गांव की स्वच्छता समिति के सदस्यों से बातचीत की और साफ व सुरक्षित पेयजल देने पर जोर दिया।
पश्चिम रेलवे द्वारा मेहसाना के पालनपुर के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। इस दौरान सिद्धपुर स्टेशन पर तकनीकी कार्य चलने के कारण कुछ ट्रेनें वहां नहीं रुकेंगी। यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, इसलिए यात्रा से पहले जानकारी जरूर लें। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने बताया कि बारिश से पहले शहर और गांव के सभी नालों की सफाई जरूरी है। इसके लिए अतिरिक्त संसाधन लगाकर काम जल्द पूरा किया जाए। जहां पहले पानी भराव की समस्या रही है, वहां जल निकासी की अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि मानसून में लोगों को परेशानी ना हो। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभागों की योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग अपने कार्यों की नियमित निगरानी करें और बरसात से पहले निर्माण कार्य तेजी से पूरे करें। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग और एजेंसियां मिलकर काम करें और समय पर कार्य पूरा करें, साथ ही काम की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखें। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागों की समन्वय और योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार पूरी लगन से काम करें। कलेक्टर ने मानसून से पहले की तैयारियों, गर्मी में आमजन और पशुओं की सुरक्षा, बजट घोषणाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने सभी विभागों को अपने काम जिम्मेदारी से करने और जनहित से जुड़ी जरूरी बातों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। झुंझुनू में एक मिड डे मील बनाने वाली महिला की बेटी प्रतिभा ने 12वीं कला वर्ग में 94.80% अंक लेकर सूरजगढ़ ब्लॉक में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनकी छोटी बहन ने भी 89.20% अंक हासिल किए। ACBEO श्री सज्जन कुल्हार ने कहा कि ब्लॉक में सरकारी विद्यालयों के छात्रों द्वारा उच्च परीक्षा परिणाम हासिल करना हमारे लिए गर्व की बात है। यह मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व प्रदेश की शिक्षा नीति का परिणाम है। आयुष्मान भारत योजना के तहत EKYC में झुंझुनू जिले ने 94.5% सफलता के साथ पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिले के 5,19,310 लाभार्थियों में से 4,90,054 लोगों का कार्ड EKYC के साथ सक्रिय कर दिया गया है। कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को बेहतर सेवा देने और लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए उन्होंने अस्पतालों में तुरंत इलाज और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन की गई है। उसमें माँ योजना का समीक्षा की गई और माँ योजना की समीक्षा में देखने को मिला कि हमारे जिले में EKYC कार्ड का जो टारगेट है 5,19,319 है। उसमें से जिले में लगभग 4,90,054 का टारगेट पूरा किया जा चुका है, जो कि लगभग 94% है, जो कि राज्य में प्रथम स्थान पे है। उसके अलावा विभिन्न अलग अलग योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, साथ में लू ताप को देखते हुए तैयारियाँ की गई। साथ में लाडो योजना की समीक्षा की गई, जन सुरक्षा योजना की समीक्षा की गई और सीजनल डिजीज की विशेष रूप से समीक्षा की गई। TB का अभियान के जो लिए स्वदेशी कार्य योजना है उसकी समीक्षा साथ में हाइपरटेंशन मंथ के लिए योजना बनाएगी। इस प्रकार से मेडिकल की विभिन्न स्कीमों के बारे में चर्चा की गई और निश्चित रूप से मेडिकल की जो स्कीमें हैं उनके अंदर अगले महीने हम और अच्छा अचीव करेंगे। अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नीमका थाना कोतवाली पुलिस ने पिछले दिनों हुई ज्वेलरी की दुकान में चोरी के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के मुख्य आरोपी सहित 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। 14 मई को पुराना बाजार की RD ज्वेलर्स दुकान से सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। CCTV में यह घटना कैद हो गई थी। पुलिस ने तकनीकी मदद और मुखबिर की सूचना पर ये शातिर आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपियों में हरियाणा और दिल्ली के लोग शामिल हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और अन्य मामलों की जांच भी की जा रही है। संभागीय आयुक्त श्री महेश चंद्र शर्मा इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि श्री शर्मा का मार्गदर्शन प्रशासन के लिए प्रेरणादायक रहा। श्री महेश चंद्र शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अधिकारियों से गुड गवर्नेंस और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने ब्यावर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों की सराहना की और जिले को अग्रणी बनाने का संकल्प दोहराया। यहाँ पे जिला स्तरीय अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से और जो हमारे सारे अधिकारी हैं जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के DLOs हैं,
सभी से आज बातचीत करके और ये हमने प्रयास किया कि जो ब्यावर ज़िले की टीम है ये गुड गवर्नेंस के जो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उसमें हम और बेहतर काम करें। ब्यावर जिला प्रशासन की टीम अभी भी काफ़ी शानदार काम किया है जो मैंने पिछले 1.5 साल में देखा है, और मैं और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में और बहुत बेहतरीन काम जनता को राहत देने में और सुशासन में काम करेंगे। यही आज मेरी सबसे बात है। नया जिला है सर, अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दशकों में ये पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन करे। इसी हिसाब से दीर्घकालीन योजनाएं तो ब्यावर जिले के लिए काम करें। प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब खेतों में बिजली कनेक्शन के लिए किसानों को ट्रांसफार्मर, पोल और केबल जैसी भारी सामान खुद ले जाने की जरूरत नहीं होगी। बिजली विभाग अब यह सामान सीधे किसानों के खेत तक पहुंचाएगा। पहले किसानों को इसे लाने के लिए कई बार ट्रैक्टर या वाहन से चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होता था। अब यह परेशानी नहीं होगी। इसके बदले किसानों से सिर्फ 1500 रुपए का शुल्क लिया जाएगा जो बिजली बिल में जोड़ा जाएगा। यह सुविधा सिर्फ कृषि कनेक्शन वालों को ही मिलेगी। इससे बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया आसान और तेज होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शेरगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में 1831 लोगों ने नए आवेदन किए हैं। इन आवेदनों की जांच IT सेंटर शेरगढ़ के VC रूम में पिछले 3 दिनों से पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी कर रहे हैं। वे सभी जरूरी दस्तावेजों को देख रहे हैं और कुछ मामलों में फील्ड में जाकर भी सत्यापन करेंगे। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर विकास अधिकारी श्री धन सिंह महेचा की मौजूदगी में यह काम हो रहा है। विकास अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी आवेदन 3 दिन में निपटाकर रिपोर्ट दी जाए। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात प्रदेश की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।